दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाऊंगी। शादी से पहले उसके कितने सारे सपने थे और शादी के बाद उसके साथ क्या-क्या हुआ। एक लड़की शादी के बाद बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल में जाती है। इसी तरह इस कहानी में भी लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसका पति भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर उस पतिव्रता पत्नी के श्राप ने कैसे घर को तबाह कर दिया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश रहता था। किसान के पास ज़्यादा धन तो नहीं था, परंतु उसके पास इतना था कि अपने घर का गुजारा आराम से कर लेता था। उसकी बेटी का नाम रूपवती था। वह अपने नाम के अनुरूप बहुत सुंदर थी। आसपास के गांव में ऐसी लड़की नहीं थी। धीरे धीरे रूपवती बड़ी होती गई। अब उस किसान को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। रूपवती जितनी सुंदर थी उतनी ही संस्कारी और गुणी थी। घर का ऐसा कोई काम न था जो रूपवती कर ना पाती हो। बहुत से लोग रूपवती पर अपनी निगाह जमा कर रखे थे। उसके लिए विवाह के कई रिश्ते भी आए, परंतु किसान को अपनी बेटी के लिए उसके जैसा सुंदर और योग्य वर चाहिए था। इसीलिए किसान ने उन रिश्तों को मना कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले इस बात के खिलाफ हो गए और कहने लगे, किसान को न जाने कैसा दामाद चाहिए, इसकी बेटी कुंवारी ही बैठी रहेगी। इसको अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत गुमान है। गांव में सारे लोग आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। रूपवती के लिए उसके अनुरूप वर ना मिला, परंतु किसान इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित ना था। वह सोच रहा था कि जब तक रूपवती की तरह ही सुंदर और गुणवान वर नहीं मिलेगा, वह अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा। फिर एक दिन पास के ही गांव में किसान को एक रिश्ता मिल गया। किसान ने अपनी बेटी के लिए जिस लड़के को पसंद किया, वह रूपवती की तरह ही सुंदर और सुशील था। वह शहर में नौकरी करता था। उसका नाम रमेश था। एक दिन रमेश अपने माता पिता, भैया भाभी के साथ रूपवती को देखने के लिए आया। रूपवती को देखते ही रमेश ने झट से शादी के लिए हाँ कर दी। रूपवती मन ही मन रमेश को पसंद करने लगी थी। विवाह का दिन निश्चित किया गया। रूपवती अपने विवाह को लेकर बहुत खुश थी। उसके बहुत से अरमान थे। वह रमेश को बहुत प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। किसान ने अपनी बेटी के विवाह में कोई कमी ना छोड़ी। वह यही सोचता
कि ले देकर उसकी एक ही तो औलाद है, वह दिल खोल कर खर्च करेगा। इसके बाद उसका है ही कौन जिसके लिए वह धन बचा कर रखता। सारी रस्में शुरू हो गई। हल्दी, मेहंदी, संगीत, नाच गाना, और फिर रमेश बारात लेकर आ गया। धूमधाम से रूपवती का विवाह हुआ। फिर विदाई की घड़ी आ गई। रूपवती अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। रूपवती की माँ कहने लगी, अरे बेटा, भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं? एक माँ अपनी बेटी को विदा तो कर देती है, परंतु उसे कभी भूल नहीं पाती। दोनों माँ बेटी गले से लिपटकर खूब रोई। किसान भी अपनी बेटी की विदाई से बहुत दुखी था, परंतु यह तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटी को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। रूपवती भी विदा हो गई। इधर रूपवती की सास उर्मिला और उसकी जेठानी राधा दोनों उसके स्वागत में दरवाजे पर खड़े थे। बहू का अंदर स्वागत हुआ। रूपवती अपने ससुराल पहुंच गई। सारी रस्में हुई। लोग दुल्हन को देखने आने लगे। जो कोई भी रूपवती को देखता उसे देखता ही रह जाता और उसकी सास से कहने लगता, अरे उर्मिला, तुझे तो चांद से भी सुंदर बहू मिली है। चांद में भी दाग है, परंतु तेरी बहू में कोई कमी नहीं है। उर्मिला फूली ना समाती, क्योंकि लोग उसकी तारीफ़ें किए जा रहे थे। उर्मिला को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। वह वाहवाही के लिए कुछ भी करती, इसीलिए वह रूपवती से बड़ी प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद रूपवती ने घर के कामकाज करना शुरू कर दिया। अपनी पहली रसोई के दिन रूपवती ने गाजर का हलवा बनाया। हलवा इतना टेस्टी था कि उसने लोगों का दिल जीत लिया। अब रूपवती अपने रूप से ही नहीं, बल्कि अपने स्वादिष्ट खाने से लोगों के दिलों में छा गई थी। रमेश भी अपनी किस्मत से बड़ा प्रसन्न था। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता और कहता, हे भगवान, तुमने मुझे कितनी सुंदर और सुशील पत्नी दी है। इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे तो भाग्य खुल गए। फिर एक दिन रमेश ने रूपवती से कहा, कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। मुझे अपने काम के लिए शहर जाना पड़ेगा। तब रूपवती कहने लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। मैं यहाँ तुम्हारे बिना क्या करूँगी? तब रमेश कहने लगा, अभी वहाँ पर मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैं अकेली जान इधर उधर कहीं भी पड़ा रहता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो हमें रहने के लिए एक उचित जगह का प्रबंध करना पड़ेगा, और अभी मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने लिए वहाँ घर बना लूँ। रूपवती की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह आंसू भरी निगाहों से रमेश की ओर देखे जा रही थी। रमेश भी रूपवती को देखे जा रहा था। वे दोनों
एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे, परंतु कुछ कह ना पाए। रात बीत गई। सुबह रमेश के जाने का समय हो गया। इधर रमेश का भाई दिनेश, उसकी नज़र रूपवती पर पहले दिन से ही थी। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसे इतनी सुंदर बीवी मिली है। बचपन से लेकर आज तक मैं रमेश से आगे रहा हूँ, परंतु अब यह मुझसे आगे निकल गया है। लोग इसकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं और मेरी पत्नी एक मामूली सी लड़की है जो दिखने में कुछ खास नहीं है। मुझे इस रूपवती को हासिल करना होगा। रूपवती ने रमेश के लिए नाश्ता बनाकर टिफ़िन में रख दिया और बोली, जाते जाते रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और पहुंचकर एक चिट्ठी भेज देना। रमेश अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर और रूपवती को गले से लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। रूपवती अपने ससुराल में सबकी सेवा करती, भगवान की पूजा पाठ करती। सुबह उठकर सबसे पहले वह उर्मिला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती और फिर घर के कामों में लग जाती। नहा धोकर मंदिर भी जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह आंगन में बैठी बर्तन धुल रही थी। उर्मिला और उसका बड़ा बेटा दिनेश चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक से उर्मिला रूपवती की तरफ देखकर कहने लगी, बेचारी पति के बिना कैसे रहती है। रमेश भी इस पर कितने जुल्म करता है। शहर चला जाता है और इसे यहीं छोड़ जाता है और यह बेचारी बिना कुछ कहे दिन भर घर के सारे काम करती है और उफ तक नहीं करती। इस बार आने दो, उससे कहूँगी कि इसे अपने साथ लेकर जाए। इतने पर दिनेश कहने लगा, हाँ माँ, पति की कमी तो हर औरत को खलती है, इसे भी खलती होगी। फिर इतने पर उर्मिला अपने नौकर रामू को आवाज़ देती है। रामू उसके पास आता है और बोलता है, कहिए मालकिन, क्या काम है। तब उर्मिला रामू से कहने लगती है, बहू के घर जाओ और उसके पिता से कहो कि उसे यहाँ से कुछ दिनों के लिए ले जाएं। इतने पर रामू कहने लगता है, कौन सी बहू के घर जाना है मालकिन। तब इतने पर उर्मिला कहने लगती है, छोटी बहू के घर जाओ। रामू रूपवती के घर आ जाता है और उसके पिता से सारी बातें बता देता है। इधर उर्मिला रूपवती से कहती हैं, तुम अपना सामान बांध लो, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आते होंगे। तब रूपवती डर जाती है और कहने लगती है, माँ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए आप मुझे मेरे मायके भेज रही हैं। तब उर्मिला हंसने लगती है और कहती हैं, अरे नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, परंतु मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तू बड़ी चुप चुप सी रहती है। मुझे पता है तुझे रमेश की बड़ी याद आती है। तब रूपवती सिर झुकाकर कहने लगती है, अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तब उर्मिला कहती है, मैं समझती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। रूपवती मन ही मन बहुत खुश होती है
और वह जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है। थोड़ी ही देर में रूपवती के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं। रूपवती अपनी सास और जेठानी से विदा लेती है और फिर अपने पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। दिनेश को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि रूपवती अपने मायके चली गई है। एक दिन वह बहाने से अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, तूने रूपवती को उसके मायके भेज दिया। अब सारा काम मेरी पत्नी को करना पड़ता है। वह बेचारी पूरा दिन काम करती है। आज तो उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तब उर्मिला कहने लगती है, ठीक है बेटा, 2-4 दिनों में मैं रूपवती को मंगवा लूँगी। तब तक मैं राधा की मदद कर दूँगी। दिनेश को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि 2-4 दिनों की तो बात है, उसके बाद रूपवती घर आ जाएगी। रमेश बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। उसकी बुरी नज़र रूपवती पर हमेशा से थी। वह रूपवती को किसी न किसी तरह से अपना बनाना चाहता था। इधर रूपवती अपने मायके में बड़ी खुश थी, परंतु उसे रमेश की याद वहाँ भी बहुत आती थी। उसकी माँ एक दिन उससे कहने लगी कि इस बार दामाद जी आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि वे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएं। तब रूपवती कहती है, नहीं माँ, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस दिन उनके रहने का ठिकाना हो जाएगा तब हम साथ चले जाएंगे। आप उनसे ना कहिएगा, नहीं तो उन्हें यह लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत लगाई है। फिर एक दिन रूपवती को उसके ससुराल वाले लेने के लिए आ जाते हैं। रूपवती अपनी माँ से विदा लेती है और अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल पहुँचते ही उसके साथ फिर से उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और कहने लगती है कि बेटा, तेरे आने से इस घर में जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। मानो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इस घर में रहने लगे हैं। पूरा घर खिलखिलाता रहता है। फिर रूपवती रोज की तरह अपने काम में लग जाती और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसे कितनी अच्छी सास और जेठानी मिले हैं जो उनका बहुत ख्याल रखती हैं। जब रूपवती रसोई में काम किया करती तो दिनेश पानी पीने के बहाने रसोई में अक्सर जाया करता था। शुरू में रूपवती इस बात पर गौर ना कर पाई। फिर एक दिन उसने ध्यान दिया कि दिनेश उसको बहुत गंदी नज़र से देखता है। रूपवती ने सोचा कि वह यह बात अपनी जेठानी को बताए, परंतु वह फिर रुक गई और सोचने लगी कि जेठानी जी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी और हो सकता है इस बात से उनके और जेठ जी में लड़ाइयाँ चलने लगे। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। वह यह सोचकर चुप रह गई और धीरे धीरे दिनेश से कटने लगी, परंतु दिनेश की नीयत तो बहुत खराब थी। वह रूपवती को किसी भी हालत में पाना चाहता था। ऐसा लगता कि उसके सिर पे भूत सवार हो गया। फिर एक दिन उर्मिला ने रूपवती से कहा, बेटा, कल मैं और तेरी जेठानी
माता जी के मंदिर जाएंगे। तेरी शादी के बाद मैंने मन्नत मांगी थी कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा तो मैं आकर चुन्नी चढ़ाऊंगी। इसीलिए कल मैं और तेरी जेठानी माँ के मंदिर चुन्नी चढ़ाने जा रहे हैं। तब रूपवती कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारियाँ कर दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर रूपवती ने सारी तैयारियाँ कर दी। जब उर्मिला सोकर उठी तो देखी कि घर का सारा काम हो गया और रूपवती ने पूजा की सारी तैयारियां कर दी। थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे से आती है और घर का सारा काम देखकर दंग रह जाती है। उर्मिला अपने कमरे तैयार होने के लिए चली जाती है। तब रूपवती राधा से कहने लगती है, दीदी आप भी जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, माँ जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। राधा और उर्मिला दोनों तैयार होकर मंदिर चले जाते हैं। अब घर में दिनेश और रूपवती बसते हैं। दिनेश को यह सही मौका मिल गया। जब घर में सिर्फ रूपवती थी और कोई नहीं था। उस दिन रामू भी छुट्टी पर था। रूपवती रसोई में खाना बना रही थी। दिनेश पीछे से जाकर उसको पकड़ लेता है। तब रूपवती झटके से उसे धक्का मार कर कहती हैं, भैया आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई समान हैं। तब दिनेश कहने लगता है, घबराओ नहीं, तुम मुझे रमेश के जैसा ही समझो, तुम मुझे अपना भाई मत कहो। तब रूपवती कहने लगती है, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तब दिनेश कहता है, रूपवती तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और देखो तो रमेश तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है। कितने दिनों से अभी तक वह आया नहीं है। तुम्हें भी तो अपने पति की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा और इस बात के बारे में किसी को पता ना लगेगा। तब रूपवती वहाँ से भाग जाती हैं और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। परंतु दिनेश उसके कमरे में भी पहुँच जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह से बचते बचाते वह अपने कमरे से निकलकर बाहर जाती है। सीढ़ियों पर जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कती हुई नीचे आ जाती है। उसके सिर में जोर से चोट लग जाती और खून बहने लगता है। वह उठकर दरवाजे की तरफ भागी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वह देखती है कि उसकी सास और जेठानी मंदिर से वापस आ गई। वह अपनी सास से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। इतने में दिनेश अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वह कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, अच्छा हुआ माँ तू आ गई। देख तेरी बहू मेरे साथ क्या कर रही थी। आप इसे इतना संस्कारी समझती हैं, परंतु यह तो बहुत बड़ी उल्टा निकली है। तब राधा कहने लगती है, क्या हुआ? जो कुछ भी है आप साफ साफ कहो और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तब दिनेश कहने लगता है, राधा तुम जिसे अपनी छोटी बहन मान रही थी वह तो तुम्हारे पति को हासिल करना चाहती थी। उसकी नज़र मेरे ऊपर थी। आज जब तुम और माँ मंदिर चले गए तब मैं अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी रूपवती पीछे से आकर मुझे पकड़ लेती है और कहने लगती है, तुम मेरे लिए रमेश के जैसे हो, इसीलिए तुम मुझे अपनी पत्नी समझो और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दो।
किसी तरह मैंने अपनी जान छुड़ाई है और उसी चक्कर में इसको चोट लग गई है, इसीलिए इसके सिर से खून निकल रहा है। दिनेश की बात सुनकर राधा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह एक जोर का थप्पड़ रूपवती के गाल पर मारती है। तब रूपवती कहने लगती है, दीदी, मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ और ये तो मेरे भाई समान हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। बल्कि मैं रसोई में काम कर रही थी तो भैया ने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया और मेरे साथ गलत करने लगे। इतने पर उर्मिला ने कहा, चुप कर, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह ऐसी गलती नहीं कर सकता। हमारे दोनों बेटे बहुत संस्कारी हैं, तू ही उल्टा है। तभी आज सुबह सुबह सारे काम करके हम दोनों को जल्दी घर से बाहर भेज दिया और तुझे इसी मौके की तलाश थी, इसीलिए तू अपने मायके भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि तेरी नज़र तो मेरे बड़े बेटे पर है। रूपवती सबको समझाती रहती है, परंतु कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। इत्तेफाक से उसी दिन दिनेश शहर से वापस आता है और उसे उर्मिला सारी बातें बताती हैं। तब रमेश रूपवती से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारता भी है। रूपवती उससे कहने लगती हैं कि आप तो मुझ पर विश्वास करो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आपके सिवा किसी पुरुष को नज़र उठाकर देखती भी नहीं हूँ। रमेश कहने लगता है, मेरा भाई भी मेरे लिए देवता समान है, वह कभी गलत नहीं कर सकता, तुमने ही गलत किया है। तुम मेरी नज़रों से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रूपवती अपने पति को बहुत समझाती है, परंतु रमेश उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। रूपवती अपने पिता को बुलवाती है और अपने मायके चली जाती है। जिस दिन रूपवती अपने मायके जा रही थी, उस दिन उसने अपने ससुराल वालों के सामने और भगवान को साक्षी मानकर यह कहा कि अगर वह पतिव्रता है और वह अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष पर नज़र नहीं डालती, तो भगवान मेरी सच्चाई को सामने ला देना और जेठ जी को उनके किए की सजा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रमेश अब बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगता है, क्योंकि वह रूपवती से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद वह शहर चला जाता है। इधर रूपवती अपने मायके में रहती है। वह रमेश को याद करके खूब रोती है, परंतु रमेश कभी भी उसे ना चिट्ठी लिखता, ना उसे लेने आया। आसपास के लोग कहने लगे कि उसका विवाह दूसरी जगह कर दिया जाए। तब रूपवती कहने लगती है कि रमेश के सिवा वह किसी की नहीं हो सकती। धीरे धीरे 6-7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश के हाथ में छाले पड़ने लगते हैं। सुरेश को यह लगता है कि कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से उसको छाले आ गए हैं। वह इस बात को टाल देता है। 2-4 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे वह छाले उसके पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। तब डॉक्टर को दिखाते हैं। तब डॉक्टर कहने लगता है कि यह तो इसके शरीर में सड़न होने लगी है, अब इसके बचने के आसार नहीं हैं, इसे कोई चमत्कार ही
बचा सकता है। दिनेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह मन ही मन समझ गया था कि रूपवती की पवित्रता पर उसने जो दाग लगाया है, भगवान उसकी सजा दे रहा है। एक दिन उसने अपनी पत्नी और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी और कहने लगा कि सारा कसूर उसका है। रूपवती तो एकदम पवित्र है। मैंने उस पर गलत आरोप लगाया है, जबकि मेरी ही गंदी नज़र थी उस पर। राधा रोने लगती है। फिर वह रूपवती को बुलवाती है, परंतु रूपवती आने से मना कर देती है। वह कहती है जब तक रमेश उसे लेने नहीं आएगा वह अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। जब सारी बातें रमेश को पता चलती हैं तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह रूपवती के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। रूपवती अपने पति को माफ़ कर देती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। इधर दिनेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वह रूपवती से माफ़ी मांगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। रूपवती से कहने लगता है, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम अपने भगवान से बोलो कि वह भी मुझे माफ़ कर दें और मुझे ठीक कर दें। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। 2-3 दिन बीतने के बाद दिनेश की मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उर्मिला भी रूपवती से माफ़ी मांगती है और कहने लगती है, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रूपवती सबको माफ़ कर देती है और खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।